नमस्ते भी सभी को। मैं विक्रम शर्मा फिजिक्स मैटर के इस YouTube चैनल पे आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अपनी जो वीडियो रहने वाली है बीएससी सेम सेकंड के अंतर्गत यूनिट 5 के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैक्सवेल की समीकरण। क्या नाम है टॉपिक का? मैक्सवेल की समीकरण। ये यूनिट 5 के अंदर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा मैक्सवेल समीकरण। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो टॉपिक का नाम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है मैक्सवेल समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सवेल समीकरण। तो ये होती क्या है? मैक्सवेल समीकरणें होती क्या है? यानी विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में गाउस ने, यानी विद्युत क्षेत्र में तथा चुंबकीय क्षेत्र में नियमों के आधार पर कुछ अवकल व समाकल रूप दिए, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं बच्चों, वो देखना है आपको। तो एक नंबर पे है अपना विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम। नंबर 2 पे हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम। नंबर 3 पे हम बात करेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और इसी के साथ में लेंज का नियम व लेंज का नियम। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर का परिपथ नियम। ये 4 नियम है। नाम तो आपने सुना ही होगा इसका। अरे विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण व लेंज का नियम और एम्पियर का परिपथ नियम। इन चारों नियमों के आधार पर गाउस ने, और साथ में जैसे ये गाउस ने क्या किया कि इन नियमों के आधार पे कुछ इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो फॉर्म दी, जिन्हें बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन कितनी होती है? तो ये नियम कितने हैं? अरे नियम कितने हैं? 4। तो मैक्सवेल इक्वेशन भी कितनी? 4। ठीक है। जैसे पूछ ले कि मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कौन से नियम पे आधारित है, तो ये दूसरी है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित है। और ये क्या होती है वो भी हम ड्राइव करेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि परिनालिकीय सदिश का डाइवर्जेंस 0 होता है। ऐसे पूछ ले कि परिनालिकीय सदिश का डाइवर्जेंस 0 होता है, मैक्सवेल की कौन सी समीकरण बताती है? दूसरी। ये कैसे पता चला? वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब आगे। तो जो मैक्सवेल की विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम पर आधारित कौन सी समीकरण है? मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। और चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण व लेंज के नियम पर आधारित है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। एम्पियर के परिपथ नियम पर आधारित है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है। तो अब बारी बारी से, ठीक है ना, हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक।
तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। क्या देखेंगे? मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, मैक्सवेल की समीकरण है अपनी, और कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको नोट्स चाहिए इन सभी के तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा, और अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए अभी आगे हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की। तो एक नंबर पे हम बात करेंगे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण सेक्शन सी का क्वेश्चन है बच्चों, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, इसको प्रूफ करेंगे क्या होती है ये। तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कौन से नियम पर आधारित है? अरे कौन से नियम पर आधारित है अभी देखिए हमने, कौन से नियम पर आधारित है बच्चों, कौन से नियम पर आधारित है? तो ये विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम पर, विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित है। इस नियमानुसार क्या होता है? इस नियमानुसार क्या होता है आपको पता है क्या? इस नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स वो क्या होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश एंड एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के क्या होता है बराबर। ये आपने पढ़ रखा है क्लास 12th के अंदर। ये विद्युत क्षेत्र के गाउस का नियम होता है, ये समीकरण नंबर 1 होती है अपनी। इतनी बात समझ आ गई क्या रे? इतनी बात समझ आ गई क्या? अब वैसे देखें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखेंगे क्या होती है रे? सभी को पता है फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीए होता है। अरे सभी को पता है ना, सभी को पता है ये। ठीक है। और हम जो भी अपना क्षेत्रफल ले रहे हैं, जो भी अपने पास में कोई भी एक क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इसका क्या लें? आयतन आवेश घनत्व लें, आयतन आवेश घनत्व। वो हमने Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है। तो ये Q की वैल्यू है ये यहां। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से ये फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं भाई? दोनों फाई की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे? यहां पे बी नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र का है तो ई आएगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र का है तो यहां पे ई आएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का है तो बी आएगा। तो ये होगा एस ई वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 3 और 4 में यहां से क्या करेंगे भी? ये Q की वैल्यू रख देंगे। यहां पे ये क्या है? Q है ना, तो Q की वैल्यू रख देंगे, ये रही। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से देखिए क्या करना है। समीकरण 3 और 4 को देखिए, ये लिखना है, इसके बाद में ये Q है ना, Q की वैल्यू है, ये रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये Q है, Q की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखेंगे, आगे ये रो डीवी यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ये समीकरण आ गई अपनी, ये समीकरण आ गई कितने नंबर? 5 नंबर। अब आप यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? क्योंकि यहां से S से V में चेंज हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल समाकलन को चेंज कर रहे हैं। कौन से समाकलन में? क्षेत्रफल समाकलन को चेंज कर रहे हैं। कौन से समाकलन में? आयतन समाकलन में। आयतन समाकलन में चेंज कर रहे हैं। कौन सी प्रमेय बच्चों? गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय।
क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए को आप लिख सकते हो नेबला डॉट ई डीवी और ये एस। इतनी बात समझ आ गई क्या? तो ये देखिए ये समीकरण कितना नंबर 6 नंबर, तो समीकरण नंबर 5 ये है, ठीक है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। समीकरण नंबर 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ नेबला वेक्टर डॉट ई डीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन रो डीवी। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है बच्चों, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बचेगा क्या, नीचे दिख रहा है क्या, नीचे नहीं दिख रहा, यहां लिखेंगे, ये है वो, क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा नेबला डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको और क्या लिख सकता हूं, यहां लिखेंगे नेबला डॉट ई और ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा रो, और इसको मैंने ई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया डी कैपिटल। इसको बोलेंगे विद्युत विस्थापन सदिश, क्या बोलेंगे, विद्युत विस्थापन सदिश, इसको बोलेंगे विद्युत विस्थापन सदिश डी को। तो और यहां पे नेबला डॉट डी क्या जाएगा रो, नेबला डॉट डी इज इक्वल टू क्या जाएगा रो, यानी कि ये समीकरण आ जाएगी नेबला डॉट डी इज इक्वल टू रो, या इसको डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। ये अपनी आ जाएगी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, ये आ जाएगी अपनी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। तो ये थी अपनी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित थी। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कैसे, आपको ये याद है, फ्लक्स ये होता है गाउस का नियम और फ्लक्स होता है ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, फिर आएगा क्यू लेंगे आयतन आवेश घन, तो ये क्यू की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ये आ जाएगा। यहां पे एस और वी चेंज हो रहे हैं तो इसको चेंज कर लेंगे गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लगा करके, और कुछ नहीं किया, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, क्योंकि ये ई के साथ में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आएंगे तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ये होता है डी, इसे बोलते हैं विद्युत विस्थापन सदिश। तो नेबला डॉट डी इज इक्वल टू हो जाएगा रो। ये मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन है, ये मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हो। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, अब देखिए सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल की। अगर कोई पूछ ले आपको, क्या पूछ ले कि सेक्शन ए के अंदर ही पूछ ले, चलो कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो। ये क्या होती है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है बच्चों, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, ये इसका प्रूफ हो गया। और अभी बता देता हूं, अभी जो अपने मई 26 के अंदर जो इंटीग्रेटेड में यूनिट लगती है, इसका एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था सेक्शन सी के अंदर कि मैक्सवेल की चारों समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। मैक्सवेल की चारों समीकरणों को क्या कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन आया था, अभी ये क्वेश्चन आया था अपना कब, मई 26 में इंटीग्रेटेड एग्जाम में। अब देखिए मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन 2 नंबर पे हम बात करेंगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। अब देखिए भी ये कौन से नियम पे आधारित है, ये कौन से नियम पर आधारित है, अभी मैंने बताया कौन से नियम पर, चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम पर। चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित है ये, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम क्या होता है, अरे पता है क्या, अरे पता है क्या, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, अभी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, चुंबकीय बल रेखाएं वो बंद वक्र का निर्माण करती है, यानी कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं
एंटर होती है उतनी ही बाहर निकलती है। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है ना, उतनी क्या निकलती है बाहर। इसलिए जो फ्लक्स में चेंज होता है वो होता है बच्चों जीरो। क्या होता है? जीरो। और इसे ही बोलते हैं क्या? इसे ही बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम। बात समझ में आ गई क्या? यानी फ्लक्स क्या होता है बच्चों? जीरो। क्यों होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं संदेव एक बंद वक्र के रूप में होती है। वो जितनी निकलती है उतनी प्रवेश करती है, जितनी प्रवेश करती है उतनी निकलती है और एक बंद वक्र का निर्माण करती है और उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है जीरो। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम। और इसे बोलते हैं अर्थात लिखेंगे हम डायरेक्ट फाई बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी अपनी। और अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से वो क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डी ए किसके इक्वल होता है? फाई बी के। ये आप सभी को पता है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण आ गई समीकरण नंबर 3। अब ये क्या है? इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? डॉट आया यानी डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं भी? क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रेशन नेबला डॉट बी डीवी। ये लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 से इसकी वैल्यू रख देंगे। समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं अपन? V नेबला डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, या हम क्या लिख सकते हैं? नेबला वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। यही है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। यही मैक्सवेल की क्या है बच्चों? सेकंड इक्वेशन है। यही मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन है, जो ये दिखाती है कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है? जीरो। और ऐसे क्षेत्रफल ऐसे वेक्टर जिनका डाइवर्जेंस जीरो होता है उसे बोलते हैं परिनालिकीय सदिश। परिनालिकीय वेक्टर बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूं ये जो दोनों इक्वेशन मैंने आपको बताई है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना? अब जो बाकी 2 इक्वेशन बच गई वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक क्लास के अंदर करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो यानी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और 500 यूनिट में से जितने भी मेरे को टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे वो मैं करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा बीएससी सेम सेकंड के लिए। ठीक है ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।